दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। जो भी कुछ महाराष्ट्र में, खास करके औरंगाबाद मतलब आज के छत्रपति संभाजी नगर शहर में जो कुछ भी हो रहा है या सालों से चला आ रहा है, ये आपके सामने आना चाहिए। मेरे साथ है पार्वती दत्ता जी। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं कि महाराष्ट्र की, मराठवाड़ा की भूमि में आज जो भी कुछ नृत्य साधनाएं चल रही है, मैं साधना शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि आजकल नृत्य शिक्षा तो कहीं भी दी जाती है, साधना बहुत कम जगह होती है। वही साधना पार्वती जी यहाँ पर करती है। और ये दिन हमने क्यों चुना, तो 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को जागतिक नृत्य दिवस होता है, वर्ल्ड डे। तो इसी उपलक्ष्य में हम इनसे बात कर रहे हैं। बस स्वागत है आपका एनालाइजर में। और सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि जागतिक नृत्य दिवस है क्या, क्योंकि आमतौर पर कुछ न कुछ कारणवश दिन मनाए जाते हैं। ये जागतिक नृत्य दिवस मनाने का सिलसिला कब से शुरू हुआ और क्यों? नमस्कार सभी को। जागतिक नृत्य दिवस की कल्पना धीरे धीरे तब यूनेस्को के सामने आई जब आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, उसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग तरह के वैश्विक स्तर पर प्रकल्प किए जाते हैं, उपक्रम किए जाते हैं, जिससे इस पूरे विश्व की जो संपदा है या विश्व में जो अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं या संकट है या जो उसकी शक्ति है, ये सारी बातों पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो और उस संदेश को जनमानस तक एक अलग वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जाए। उसी धारा में यूनेस्को के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य परिषद बना, यानी इंटरनेशनल डांस काउंसिल, जिसका मकसद रहा है कि विश्व में जितनी भी नृत्य धाराएं हैं, नृत्य परंपराएं हैं, या मैं कहना चाहती हूँ नृत्य धरोहर यानी डांस हेरिटेज, ऐसे बहुत सारे जो नृत्य प्रकार है, उसका एक तरह का मैपिंग होना शुरू हो गया कि वर्ल्ड के ये डांस फॉर्म्स कौन कौन से हैं, उसका उगम कैसे हुआ होगा, उसकी परंपरा कैसे आगे बढ़ी, उसको करने वाले उसके साधक कौन हैं। और उसी धारा में फिर ये एक दिन निश्चित किया गया 29 अप्रैल, जिसको वर्ल्ड डांस डे कहा जाने लगा। और इस दिन का उद्देश्य ऐसे हुआ कि हर देश में वहाँ की जो नृत्य धरोहर है, वहाँ का जो डांस हेरिटेज है, उसका संदेश हम लोगों तक पहुँचाएं। नृत्य से जुड़ी हुई सकारात्मक संदेश, प्रकल्प, उपक्रम, अलग अलग तरह की कार्यशालाएं हों या कुछ व्याख्यान हो, विवेचन हो, प्रस्तुतियां हो, जिसमें समाज के साथ एक तरह का संबंध स्थापित किया जा सके। इस उद्देश्य से ये वर्ल्ड डांस डे मनाया जाता रहा। ये आप क्या क्या उसमें अभी वर्ल्ड डांस डे पे क्या क्या अभी कर रही है, क्या क्या उपक्रम अपने लिए है? इस वर्ष हमने वर्ल्ड डांस डे के लिए शुरुआत की थी अलग अलग तरह के संस्थान में जाकर कला चेतना, नृत्य से जुड़ी हुई अवेयरनेस, चेतना, जागृति, उस पर कुछ व्याख्यान, सप्रयोग व्याख्यान या कार्यशालाएं इस रूप में किया। और साथ ही जो सीखे हुए नृत्याभिलाषी हैं, जिन्होंने कुछ वर्ष सीखा, कुछ वर्ष सीखने के बाद उनका छूट गया या उनको आगे की नृत्य की साधना करने के लिए सुअवसर नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने एक ऐसी जन घोषणा भी की कि ऐसे जिन लोगों का नृत्य सीखने में कोई रुकावट आ रही है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनके लिए कोई तरह का रास्ता निकाल सकते हैं। आपने कथक का नाम लिया है, तो मुझे एक सवाल अभी पूछने को मन कर रहा है। कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, ये सारे नृत्य प्रकार के अलग अलग नाम हमारे यहाँ आए और साथ ही साथ में हर एक प्रांत का एक नृत्य प्रकार ऐसे भी पहचाना जाने लगा। तो ऐसे क्या प्रांत का नृत्य प्रकार हर एक प्रांत का अलग अलग था या कुछ बाद में उसको नाम दिए गए, ये है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये एक गैर समझ भी तैयार हो रहा है सभी के मन में कि शायद हर स्टेट का, हर प्रांत का एक नृत्य प्रकार होना ही चाहिए
और जैसे कि हम हर प्रांत की भाषा के बारे में भी कहते हैं कि नहीं, हर प्रांत की एक भाषा भी बने, उसका एक फ्लैग बने, उसका एक लोगो बने, तो ये पहचान की तरह से हम देखने लग गए हैं। लेकिन कहीं मुझे लगता है हर भारतवासी को ये भी ज़रूर मालूम है कि आज जो प्रांत हमारे सामने हैं, राज्य, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ हैं और ये भारत की स्वाधीनता के समय एक प्रशासन की दृष्टि से उन्होंने क्लस्टर्स बनाए और इन क्लस्टर्स के हिसाब से हमने वहाँ की संस्कृति का एक मैपिंग किया, जिसको हम कल्चरल मैपिंग बोलते हैं। लेकिन नृत्य परंपरा या नृत्य धरोहर के दृष्टिकोण में हम इस तरह से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि भारतीय नृत्य जो हैं वो कई हज़ार वर्ष पुराने हैं। असल में अगर हम भीमबेटका की केव पेंटिंग्स देखें, उसमें हमें नृत्य के चित्र मिलते हैं, भित्ति चित्र मिलते हैं, और उन चित्रों में हम जो आकार देखते हैं वो आकार से हम एक कल्पना कर सकते हैं कि शरीर में एक लावण्य, एक लवचिकता, एक तरह की गति और एक सहज प्रवाह, इसकी इच्छा मनुष्य को होगी। वहाँ से विकसित होते होते प्रादेशिक जो एक खुशबू है, हर तरह की अंग विन्यास में कुछ बदलाव अवश्य आए। लेकिन ये जो आज हम जिनको नाम देकर शास्त्रीय नृत्य की के वर्ग में उसको डालते हैं, जैसे कथक है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, ये सारे नाम 200 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो मैं इसलिए ये बात कहती हूँ कि नृत्य प्रकार तो पुराने हैं, लेकिन नाम उसको उस तरह से नहीं सूचित किया गया। तो शास्त्र ग्रंथों में हम हमेशा देखते हैं कि मार्ग परंपरा या देशी परंपरा। तो मार्ग वो है जो प्राचीन काल से, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी वर्णित है, उस पथ को आगे बढ़ाते हुए जो सिद्धांत रूप में चलता रहा, और देशी वो हुई जो रीजनल एडेप्टेशंस के साथ वहाँ के अपने प्रादेशिक जो सौंदर्य दृष्टि है, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ का संगीत तत्व, वो सब, वहाँ के सोच विचार, जीवन शैली, उसका प्रतिबिंब उसमें दिखने लगा। जैसे ओडिसी नृत्य में ओडिशा की संस्कृति दिखती है, या कथक नृत्य में उत्तर भारत, अवध की या राजस्थान की जीवन शैली और वहाँ की कुछ मान्यताएं दिखती हैं। ये सब देशी कलाओं के प्रवाह में ये नाम सामने आते हैं, लेकिन मूल तत्व जो है वो सबका समान है, और इसलिए ये मार्ग परंपराओं की श्रेणी में भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें सिद्धांत रूप में हज़ारों वर्ष पहले की जो सारी एक उसका ढांचा बताया गया, वो ढांचा आज भी इसको लागू होता है। इस तरह से हम इसको देखें, और इसीलिए मैं उसको धरोहर की तरह देखती हूँ, क्योंकि ये नृत्य प्रकार बहुत पहले से थे और उसको नाम दे के संबोधित करके कहना ये काफ़ी बाद में आया। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम महाराष्ट्र में हैं, हम एक हेरिटेज सिटी में हैं, अजंता एलोरा यहाँ पे है, और भी बहुत सुंदर यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं। वहाँ की जब हम शिल्प देखते हैं तो हमें प्राचीन नृत्य परंपराओं का बोध होता है, और इस बात का हमें विश्वास होता है कि यहाँ पे ये सभी परंपराएं विकसित रूप से की जाती रही होंगी, वो सिखाई भी जाती रही होंगी, प्रस्तुत भी की जाती रही होंगी, और वो जो अंग भाषा है वो एक मध्ययुगीन कलाओं के तंत्र को दर्शाती है। और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि शायद आज की कल्चरल मैपिंग में ये कोई कहना चाहे कि महाराष्ट्र राज्य का कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन हम ओडिसी का तत्व यहाँ की सभी शिल्पों में देखते हैं, और कुछ भंगिमाओं में हमें कथक की भी एक खुशबू आती है। तो इसीलिए ये जो डांस हेरिटेज है, इसको जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम आज से 1000 साल पीछे जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा उसमें, और आज के नृत्य का सवाल पूछूंगा जी, क्योंकि महाराष्ट्र का कोई शास्त्रीय नृत्य प्रकार नहीं है तो ठीक है, ऐसा आपने कह दिया, लेकिन याद साथ में ये भी बोल दिया कि हजारों साल पुराने जो शिल्प बने हैं जी, महाराष्ट्र में बने हैं, इंदौरा में बने हैं, अजंता में बने, या कहीं किसी मंदिर में हम देखते हैं जी, तो उन शिल्पों में इन नृत्याविष्कार को दिखाया गया है। जी 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 जी, भरतनाट्यम भी दिखता है, कहीं कथक भी दिखता है, कहीं कुछ, मेरा ज्ञान सही हो तो जो भी कुछ प्रकार हो वो दिखते हैं, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वही दिखता है। तो ये कला प्रकार
महाराष्ट्र में भी था जी कि महाराष्ट्र जी में इंट्रोड्यूस करने के लिए ये किया गया, क्या हो सकता है? ये शिल्पकलाओं में हमें दिखता है। मध्य काल में ये सब था, ये सब अवश्य ही था। और आप शायद ये जानते होंगे, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स में हमें पता चलता रहता है कि कलाकार भी हमेशा स्थानांतरण करते रहे हैं। तो अवश्य ही अन्य भाग से कलाकार यहाँ पे स्थानांतरित हुए, यहाँ उन्होंने काम किया। शिल्पकार भी एक उल्लेख मिलता है कि पूर्वी भारत से शिल्पकार यहाँ पे आए थे और उन्होंने नृत्य की मूर्तियाँ बनाई। ये सब उल्लेख तो मिलते हैं। तो कलाकार स्थायी रूप से एक जगह रहते नहीं थे, वो लोग, उनका भी एक प्रवाह चलता रहता था। और इस नाते हम जो डांस वोकैबुलरी में, जैसे आप जैसे उड़ीसा से यहाँ पर आई है, मैं दिल्ली से आई, मैं दिल्ली से इधर आई। और ये मध्य युग में ये होता रहा। आचार्य शारंगदेव जब 13वीं शताब्दी में यहाँ थे, वो स्वयं कश्मीरी थे, उनके पूर्वज यहाँ आए थे। और उन्होंने जब उस समय नृत्य की अलग अलग परंपराओं का, यहाँ के जो प्रचलन के अंग विन्यास थे, उसका जो उल्लेख देते हैं, तो अगर हम उसका एक गहरा शोध करें तो हमें दिखेगा उसमें से एक 60% 70% जो अंग भाषा बताई गई है वो हमें ओडिसी नृत्य में दिख रही है, वर्तमान ओडिसी नृत्य में दिख रही है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे उसमें विश्लेषण है या वर्णन है जो कथक की वर्तमान के तंत्र के साथ जुड़ती है। तो अभी मैंने इसीलिए देशी शब्द का इस्तेमाल किया। जो देशी परंपराएं थी वो एक प्रवाही परंपराएं थी, वो वहाँ के रीजनल स्वाद और उसके सौंदर्य दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बनी थी। और उसमें निरंतर विकास होता चला गया। विकास होते होते फिर ये मुग़ल काल और बाद में ब्रिटिश काल, इस दौरान थोड़ा सा वो कंपार्टमेंटलाइज हुआ होगा, क्योंकि उस समय इतना स्थानांतरण नहीं हुआ होगा। और इस वजह से हमें आज विशिष्ट शैलियाँ दिख रही हैं कि ओडिसी में एक विशिष्ट रूप से वहाँ की संस्कृति और वहाँ की मान्यताओं का प्रतिबिंब दिखता है। कथक में उत्तर भारत के एस्थेटिक्स को हम देख सकते हैं। लेकिन मध्य युग में महाराष्ट्र में इस तरह की कलाएं प्रवाही रूप में विद्यमान थी, उसका अभ्यास चल रहा था। और यही कारण रहा होगा कि शिल्पकार इतने प्रेरित रहे होंगे और उन्होंने इतने असंख्य शिल्प और चित्र यहाँ पे बनाए होंगे। एक सवाल मन में आता है, अभी आपका सुनते सुनते वो मन में आया सवाल है, इसलिए पूछ लेता हूँ, क्योंकि सवाल पूछने से बहुत सारा ज्ञान भी मिल जाता है। एक बात हमें समझ में आती है कि हम जी किसी भी नृत्य प्रकार को देखते हैं तो उसमें ईश्वर दिखता है कहीं ना कहीं। हम जब ये आपकी ये देख रहे तभी उसमें कान्हा था, कन्हैया थे, उसमें कहीं राम होता है, कहीं कन्हैया होता है, कहीं कुछ होता है। नृत्य या संगीत मनोरंजन से जोड़कर देखा जाए तो वो एक अलग प्रवाह हमें दिखता है। लेकिन हर एक देशी नृत्य प्रवाह में भगवान का अस्तित्व दिखता ही दिखता है। तो नृत्य क्या रंजन हेतु उसका प्रयोजन रंजन है, या भक्ति भी है, या भक्ति के साथ रंजन भी है? अभी ये मैं ऐसे कह सकती हूँ, ये समप्रवाही धाराएं हैं। समप्रवाही इसलिए क्योंकि मनोरंजन, या जिसको आप कहें कि जनरंजन, लोकरंजन, वो लोकरंजन तत्व के साथ भी नृत्य धाराएं चलती रहीं। और वो ऐसा नहीं था कि उसका एक कालखंड है कि इसी समय वो लोकरंजन के लिए शुरू हुई हों। हम अगर नाट्यशास्त्र का काल देखें, कालिदास की काव्य रचनाएं देखें, उसमें भी हम देखेंगे कि लोकरंजन के लिए भी नृत्य हो रहा था। राजा के दरबार में भी नृत्य हो रहा था, राज्यसभा में होता था, इंद्र सभा में हुआ है। और वर्णन है कि इंद्र सभा में शिवजी स्वयं नृत्य कर रहे हैं। और साथ ही विभिन्न जो पृथ्वी लोक के वासी हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ विश्व नृत्य दिवस के उपलक्ष्य में कि नृत्य तो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। वो ऐसा नहीं है कि उसका मकसद एक भाषा कहना है, एक बात कहना है। उसके द्वारा आप अपने हृदय की अंतरतम भावनाओं को कह सकते हो, आप एक मोहक भावना कह सकते हो, मतलब आप रंजन भी कह सकते हो, भक्ति भी कह सकते हो, विरेचन भी कह सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उसके द्वारा आप अपना विरोध भी जता सकते हो, विरेचन भी हो जाता है उसमें जी। तो ऐसी भी कई रचनाएं बनाई गई हैं कलाकारों द्वारा जिसमें उन्होंने अपने एक आक्रोश को भी दिखाया है बंदिश रूप में, ऐसा भी हुआ है। तो नृत्य का जो एक दायरा है वो इतना बड़ा है, वो अपने में एक ब्रह्मांड रूप में है। उसमें ये सारे रंग हैं, हम उसको जिस रंग से देखना चाहें, जो कहना चाहें, इतना विशाल है कि हम उसमें कह पाएंगे। मैं
अगला सवाल जो पूछ रहा हूं उससे पहले मुझे कुछ आपको जानकारी देनी है। मैं जिस प्रीमाइसेस में बैठा हूं, जहां पर एक घनी झाड़ी आपको दिख रही है, बड़ा ही प्यारा परिसर है ये छत्रपति संभाजी नगर के बीचों बीच में बसा है। और ये कोई स्कूल कॉलेज ऐसा प्रीमाइसेस नहीं है। घिरा है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से, लेकिन ऐसा प्रीमाइसेस नहीं है। ये है एक गुरुकुल, जिसे महागामी गुरुकुल भी कहा जाता है, जहाँ पार्वती दत्ता जी के शिष्य बहुत ही यहाँ पर रहकर अपना पूरा काम चलाते हैं। ये गुरुकुल क्या है, जरा इसके बारे में क्या क्या होता है ये बताइए। ये महागामी गुरुकुल को 26 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैं दिल्ली में मेरे गुरुजन के मार्गदर्शन में जब सीखी हूँ कथक और ओडिसी नृत्य, तब मुझे ये मन में एक इच्छा जागृत हुई थी कि कभी एक थोड़े से एक दूसरे अंचल में, भारत के एक ऐसे छोटे अंचल में जाके क्या हम नृत्य की धारा प्रवाहित कर सकते हैं। और उस आदर्श को लेके मैं दिल्ली से इस स्थान पे आई, औरंगाबाद। तब मुझे कई कलाकारों का ये एक उनकी एक चिंताजनक प्रतिक्रिया थी कि औरंगाबाद के लिए तो सुना है कि शायद औरंगज़ेब यहाँ के शहंशाह थे और उन्होंने संगीत के लिए कोई बहुत एक एनकरेजिंग समर्थन नहीं दिया होगा। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस तो बहुत अलग अलग तरह के, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि उस समय इस शहर में नृत्य धारा, पारंपरिक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इसको लेकर जागृति काफ़ी कम थी और मेरे लिए ये एक चुनौतीपूर्ण काम था। मुझे बहुत समाधान मिलता है ये सोचकर कि इन 26 वर्षों में हम लगभग 3 पीढ़ी नृत्य अभिलाषियों की उनके साथ काम कर सके, उनके हृदय को स्पर्श कर सके। उसमें से कुछ उदीयमान कलाकार के रूप में सामने आ रहे हैं, कुछ शोधकर्ता के रूप में आ रहे हैं, रिसर्चर्स के रूप में, कुछ सिखाने की तरफ बढ़ गए हैं। और इस तरह से ये नृत्य का जगत, अब कईयों को नेशनल स्कॉलरशिप भी मिली, नेशनल स्कॉलरशिप्स मिली हैं और हमारे कई विद्यार्थी विदेश गए हैं प्रस्तुतियां करने के लिए। मैं स्वयं अपने साथ भी उनको कई बार लेके गई हूँ। तो ऐसे बहुत विशेष सम्मानजनक हमें मौके भी मिल पाए। और आज मैं कह सकती हूँ कि ये संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर, ये जगह जो कुछ साल पहले तक कही जा सकती थी कि नृत्य से अनजान है, आज ये प्रफुल्लित एक अरण्य के रूप में है और हमारी युवा पीढ़ी बहुत सुंदर काम करने की कोशिश कर रही है। उन्हें सबका समर्थन और आशीर्वाद मिलता रहे, ये भी मैं उम्मीद करती हूँ। और जनमानस में भारतीय नृत्य धरोहर से जुड़ी हुई जागृति रहे। मेरा ये एक कहना रहता है, एक मेरी अपील रहती है कि जिस तरह से हम पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, हम पर्यावरण के विशेषज्ञ ना भी हों, लेकिन हम एक मोटा मोटा ये ज़रूर जानते हैं कि पर्यावरण को बचाना चाहिए और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज़ हमने नहीं करनी चाहिए। इतनी जागृति हम में है। उसी तरह मैं कहती हूँ कल्चरल पोल्यूशन हमने नहीं करना चाहिए। भले ही हम स्वयं कलाकार ना बने, लेकिन हम कला पथिक बन सकते हैं, हम कला अभिलाषी बन सकते हैं। हम कलाकारों को और कला के पथ को प्रबल करने के लिए अपना छोटा योगदान दे सकते, किसी भी रूप में। वो आप उस बात से समर्थन रखते हैं, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा समर्थन हो गया कि आप इस विचार को मानते हैं और इसको बचाए रखने, बढ़ाए रखने में साथ देने के लिए तत्पर हैं। तो मेरी इस वर्ल्ड डांस डे के उपलक्ष्य में ये भी एक अपील रहेगी सभी से कि नृत्य धरोहर को संभालने में हमारे साथ जुड़ें, अच्छे रसिक बने, क्यूरियस सीकर्स बने, जानने की इच्छा रखें, जिज्ञासु बने। और अगर इसमें रुचि नहीं भी है तो कम से कम इसको बचाए रखने से जुड़ी हुई अपनी एक सदिच्छा अवश्य रखें। नृत्य का मोह किसे नहीं है, सबको है। शिव तांडव भी करते हैं और माँ पार्वती के साथ भी अपने पगविन्यास दिखाते हैं। जब भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेने का मोह हुआ, तब भी उन्होंने अपनी नृत्य की कला दिखा दी थी। भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ कहाँ कम है, कहाँ पीछे है। गोपिकाओं के संग रास रचाते कृष्ण भी
अपने नृत्य में मशगूल रह गए। उसी नृत्य की भारतीय भिन्न भिन्न परंपराओं को जीवित रखने का या प्रवाहित करने का काम महागामी के गुरुकुल में हो रहा है। पार्वती दत्ता जी ने ये सारी बातें हमारे सामने रखी है। आशा करता हूं कि आप में से बहुत कुछ लोग जरूर जब भी छत्रपति संभाजी नगर आएंगे तो पार्वती दत्ता जी से जरूर मिलकर जाएंगे। खूब खूब आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कि आप हमारे साथ बात की। धन्यवाद।